हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लासेस में देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम प्रेसिडेंट वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट को करने वाले हैं। यानी एक ही टॉपिक में दो टॉपिक्स कवर होंगे और बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप दोनों में डिफरेंस समझ पाओगे और आपको याद करने में आसानी होगी। कुछ इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ हमारी ऐप की जानकारी देना चाहती हूँ। ऐप पर एक एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। सारा जो कोर्स है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बहुत ही ब्रिलियंट कोर्स आप लोगों को ये मिलेगा। ठीक है, एक एसएससी इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है और एक पॉलिटी का कोर्स चल रहा है जिसको मैंने करवाया है। पॉलिटी भी और इकोनॉमी भी, दोनों ही ये मेरे अलग से कोर्स हैं। अगर आप लोग मुझसे इकोनॉमी या पॉलिटिक्स डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इनरोल कर सकते हो। तीनों ही कोर्सेज पे एसएससी जनरल अवेयरनेस, एसएससी पॉलिटी एंड एसएससी इकोनॉमी पे अगर आपको 10% की छूट चाहिए तो आपको कोड यूज करना है पायल 10, ताकि आप वो 10% की छूट प्राप्त कर सके। ठीक है, तो अपने टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको हर बार की तरह स्लाइड्स का सहारा ना लेते हुए हम पहले बोर्ड से आसानी से पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्लाइड्स को देखेंगे कि स्लाइड्स के अंदर क्या लिखा है। पर पहले हम हमेशा की तरह बोर्ड को समझेंगे। देखिए क्या होता है, आपके जो पार्ट 5 है हमारे संविधान का, पार्ट 5 वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। किसके बारे में? यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहा है तो इसके अंदर होता क्या क्या है। इसके अंदर देखो कौन कौन आते हैं। इसके अंदर प्रेसिडेंट आएंगे, इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है, इसके अंदर गवर्नर आएंगे, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे और अटॉर्नी जनरल आएंगे। अटॉर्नी जनरल यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम आज डील करेंगे। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पद को प्राथमिकताएं दी हुई है, प्रेफरेंस दिया हुआ है, प्रेसिडेंस का रैंक बनाया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट रैंक जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो प्रेसिडेंट को दिया है और सेकंड रैंक जो मिला है वाइस प्रेसिडेंट को मिला है। मतलब कि अगर मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं कि अगर हमको ये बताना हो कि हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट, और सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इंडिया के अंदर कौन सी है? वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर रैंक मिला हुआ है। ठीक है, हमको इन्हीं के बारे में बात करनी है। अब जो ये प्रेसिडेंट होते हैं ये भी पार्ट 5 में है और वाइस प्रेसिडेंट भी पार्ट 5 में है। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 52 से 62 है और वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 63 टू 71 है। यानी हम बात करने वाले हैं 52 से 71 की। ठीक है, हमने 51A तक पढ़ लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड 52 टू 71, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को आज हम कंपैरेटिव मोड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। जो प्रेसिडेंट है उसके लिए आर्टिकल 52 में ये लिखा हुआ है कि भारत के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, आर्टिकल 52 ये बताता है कि भारत के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा। देखो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इसके लिए है 52। फिर इसके नीचे लिख दीजिए 6, इसके नीचे लिख दीजिए 3, इसके नीचे लिख दीजिए 7, इसके नीचे लिख दीजिए 4। तो 52 प्रेसिडेंट के लिए है, 63 वाइस प्रेसिडेंट के लिए है और 74 प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 74 क्या कहता है? देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। तो इस तरीके से ये 3 आर्टिकल्स के अंदर आपको 3 पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो प्रेसिडेंट कहाँ है? प्रेसिडेंट है आपके आर्टिकल 52 में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है? वाइस प्रेसिडेंट है आर्टिकल 63 में, प्राइम मिनिस्टर 74 में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इसी के साथ है और अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल की बातें दी होती है। अब एक एक करके सब कुछ पढ़ते हैं हम। पहले तो इनको जरूर याद रखो, आप जरूर याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी की फेवरेट बनी हुई है ये आर्टिकल्स पूछने, तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 52 कहता है भारत के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा। 53 कहता है जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब होता है जिन कानून बनाए जाते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर, उनको लागू करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं।
यानी अगर प्रेसिडेंट हस्ताक्षर नहीं करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे, किसी बिल को असेंट नहीं देंगे, तो वो एक्ट बनकर भारत के अंदर लागू नहीं हो सकता। कोई चीज इंडिया के अंदर अगर लागू करनी है तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर मस्ट है, वो होने ही चाहिए। तो तभी कहा जाता है जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाएंगे। इनके सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन के वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होगा। 54 में प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बातें हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या मैनर होता है। ठीक है, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन की बातें हैं। 56 में टर्म उनका कितना रहेगा, भाई वो इलेक्ट हो गए तो टर्म कितना है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है री इलेक्शन के लिए, 57 बताता है। 58 उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किसी को अगर प्रेसिडेंट बनना है तो वो बातें बताई जा रही है। 59 में कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। 60 में ओथ और एफर्मेशन की बातें हैं, उनकी शपथ की बात है। 61 में इम्पीचमेंट के प्रोसीजर का जिक्र है। 62 में इलेक्शन को होल्ड, अगर वैकेंसी हो गई है तो इलेक्शन होने में, दोबारा से इलेक्शन होने में कितना वक्त लगेगा, ये बात 62 के अंदर बताई गई है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। देखो प्रेसिडेंट है, हमने देखा 52 में, ठीक है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर वो होंगे तो क्या, मतलब मान लो मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो मेरे पास एक मोशन, एक मोटिवेशन होना चाहिए ना। जैसे किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके पास एक मोटिवेशन होता है कि अच्छा आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो ये पावर आ जाएगी। ऐसे ही प्रेसिडेंट को बताया जा रहा है आर्टिकल 53 में कि तुम्हारे पास एग्जीक्यूटिव पावर आ जाएगी। ठीक है, तो 53 के अंदर ये बता दिया। फिर वो व्यक्ति कह रहा है अच्छा फिर मैं इलेक्शन कैसे लड़ूंगा, मेरा इलेक्शन कैसे होगा, यानी थर्ड क्या 54 के अंदर क्या हो गया, इलेक्शन। फिर 55 में कोई सामने वाला व्यक्ति उसको मैनर बता रहा है कि देख तुम इस तरीके से इलेक्शन लड़ोगे। ठीक है, तो मैनर ऑफ इलेक्शन हो गया। फिर कोई पूछ रहा है कि अच्छा एक बार इलेक्शन बनने के बाद मेरा टर्म क्या रहेगा, कितने साल के लिए मैं बन जाऊंगा, तो टर्म की बातें आ गई। अच्छा मुझे एलिजिबिलिटी क्या क्या पूरी करनी पड़ेगी और मेरे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अब हम पूछते हैं ना कि इसके अंदर अच्छा ग्रेजुएट वाले भी दे सकते हैं क्या, पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी, इस तरीके से अब क्वालिफिकेशन की बातें 58 में हो रही है। फिर मेरे पास कंडीशंस क्या होंगी, मैं उस ऑफिस में किस तरीके से बरकरार रह सकता हूँ, आपने कंडीशन पूछ ली। फिर आप इलेक्शन लड़ लिए, अब शपथ का दिन आ गया तो आप ओथ ले रहे हैं। अब ओथ के बाद अब समय पूरा हो रहा है तो इम्पीच आपको किया जा रहा है, और फिर इम्पीच होने के बाद सीट खाली हो गई है, वैकेंसी हो गई है, तो री इलेक्शन के लिए प्रोसीजर। तो इस तरीके से कहानी की तरह आप इसको बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमको टैग्स पढ़ने हैं। अच्छा आर्टिकल 52 में लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। टैग्स फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन से टैग्स जो हैं वो बोले जाते हैं, क्या क्या सब टाइटल्स इनको दिए जाते हैं। एक तो इनको नॉमिनल हेड कहा जाता है। जो अपने रियल हेड होते हैं वो तो होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और जो नॉमिनल हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट भी इनको कह देते हैं, सेरेमोनियल हेड भी, क्योंकि इनके हाथ में असली पावर नहीं होती है। इनको वही काम करना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इनको एड या एडवाइस देते हैं, इनको वही काम करना है। तो इनको कह देते हैं कि ये तो फॉर्मल से हैं, ये तो नॉमिनल से हैं, ठीक है, सेरेमोनियल है ये तो, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट भी इनको कहते हैं। अगर कोई पूछ ले हेड ऑफ गवर्नमेंट, आपसे कोई पूछ ले हेड ऑफ गवर्नमेंट तो आप बताओगे प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ स्टेट आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे ये स्टेट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, किसी राज्य की बात नहीं हो रही है। इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर इनको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है, इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब दोनों के कंपैरिजन मोड को हम पढ़ते हैं। देखो प्रेसिडेंट पार्ट 5 में है, वाइस प्रेसिडेंट पार्ट 5 में है। ठीक है, पहले ना मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। अभी हमने प्रेसिडेंट की इतनी सारी बात की है तो वाइस प्रेसिडेंट बुरा मान जाएंगे, थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके लिए आर्टिकल 63 के अंदर ये लिखा हुआ है कि भारत के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और ये कौन होते हैं, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑफिस। एक ऑफिस तो इनको वाइस प्रेसिडेंट का मिला ही हुआ है, एक एक्स्ट्रा ऑफिस इनको राज्यसभा के चेयरमैन का मिला हुआ है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा ऑफिस, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ये राज्यसभा के। ठीक है, अब इनके बारे में ये भी पार्ट 5 के अंदर आते हैं, ये भी पार्ट 5 के अंदर आते हैं, और आर्टिकल 63 to 71 जो है इनके लिए डिवोटेड है। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझेंगे और एक एक करके सारी चीज समझेंगे।
सबसे पहले तो जनरलाइज टर्म में मैं दोनों को बता रही हूँ, पार्ट 5th में है, ये भी पार्ट 5th में है। ये आर्टिकल 52 से 62, ये 73 टू 71। इनका भी इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, देखो डायरेक्ट इलेक्शन में तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे ये जनता है भारत की, जनता है भारत की जनता वोट दे के आ रही है किसी इंसान को, ठीक है, आप खुद वोट दे रहे हैं, तो उसको तो कहेंगे डायरेक्ट इलेक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट इलेक्शन। जब आप खुद वोट दे के किसी को नहीं बना रहे हो, इनडायरेक्ट में क्या होता है, भारत की जनता है, ठीक है, भारत की जनता ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन दिए हैं। मान लो इन दोनों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया, इन दोनों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया, इन तीनों ने मिलके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया, ठीक है। अब जिनको हमने चुना है, जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है अपना इलेक्शन से, वो लोग जब किसी पोस्ट को वोट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। मतलब हमने डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया है, हमने जिनको इलेक्ट किया था अब वो आगे किसी को इलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा और इनका जो रिलेशन है वो इनडायरेक्ट हो गया, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो दोनों का ही इनडायरेक्ट होता है इलेक्शन, प्रेसिडेंट का भी और वाइस प्रेसिडेंट का भी, दोनों का डायरेक्शन इनडायरेक्ट होता, इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनका तरीका है इलेक्ट करने का, मैं बताऊंगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। दोनों में आप देख रहे हैं ये भी किसी हाउस के मेंबर नहीं होते, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के मेंबर ये भी नहीं होते, ये भी किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। ऐसा नहीं है ये राज्यसभा के चेयरमैन है तो राज्यसभा के मेंबर होंगे, नो, ये भी मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के या लोकसभा के, हाँ, लेकिन एक एक्स ऑफिशियो पद संभाल रहे हैं ये राज्यसभा का। मिनिमम एज इनको भी 35 चाहिए, इनको भी मिनिमम एज बनने के लिए 35 इनकी कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो थे कुछ जनरलाइज टर्म में। अभी इनकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे याद रखेंगे कि मान लीजिए हमको कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, तो हम सबसे पहले उसमें एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्वालिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन के अंदर प्रेसिडेंट के लिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट भी सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, उनकी भी 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, इनकी भी 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये जो है लोकसभा के मेंबर नहीं है, लोकसभा के मेंबर नहीं है, बट इनके अंदर वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मेंबर बनने की। फिर से बोल रही हूं, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं है प्रेसिडेंट, लेकिन उनके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। ऐसे ही ये मेंबर नहीं है राज्यसभा के, लेकिन इनके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा है, यहाँ पे राज्यसभा है, ठीक है। ये भी किसी सदन के मेंबर नहीं है, ये भी किसी सदन के मेंबर नहीं है, ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे, ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे, यानी दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है एक्सेप्ट वन थिंग, इनके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने की, इनके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने की। मेंबर कहीं के नहीं है बट एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है इलेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल है, सीक्रेट बैलेट है। दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, इसको समझ लीजिए। देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, इनके अंदर एमपी लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जिन लोगों को आपने इलेक्ट किया है वो लोग आगे जाके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो जिस स्टेट के अंदर जितनी पॉपुलेशन होती है उस स्टेट के एमपी के वोट की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे जो एमपी होंगे उनके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां पे जनसंख्या कम है उनके एमपी के वोट की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, आनुपातिक, यानी जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेशन सेट होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है अब ये समझिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी 4 लोग इलेक्शन के अंदर खड़े हैं, ठीक है, इनको मिल गई 5 वोट, इनको मिल गई 4 वोट, इनको मिल गई 3, इनको मिल गई 2, ठीक है। तो जो सबसे कम वाले हैं उनको हटा दिया जाएगा और उनकी जो वोट है वो बांट दी जाएगी सब में, उनकी वोट सब में बांट दी जाएगी, ठीक है। जैसे इसको दे दी, इसको दे दी, उनकी वोट सब में बांट दी जाएगी। यानी आप क्या कर रहे हो, वोट्स को ट्रांसफर कर रहे हो। फिर जिसके पास सबसे कम बची उसको हटा देंगे, फिर ये वोट्स इनमें बांट दी जाएगी। यानी क्या होता है, लास्ट में जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आई, कोटा सेट करना होता है
कोटा, लास्ट में आपको कितनी वोट्स लेनी होती है, जितनी भी वैलिड वोट्स हैं उनका डिवाइडेड बाय 2+1, यानी कि अगर 100 वैलिड वोट्स है तो आपको 51 वोट्स लेनी जरूरी है। ऐसा नहीं देखना है कि जिसके पास ज्यादा वोट है, ज्यादा वोट का कोई सिस्टम नहीं है। क्या कहा गया है, जितनी भी वैलिड वोट्स हैं, अगर आपकी वैलिड वोट्स 5000 है तो डिवाइडेड बाय 2+1 यानी कि 2501 वोट्स जो है आपके पास होनी चाहिए। जितनी भी वैलिड वोट्स होंगी उसका डिवाइडेड बाय 2+1 जो है आपको वोट अक्वायर करनी पड़ेगी दोनों ही पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये तरीका, ये मतलब होता है इनके इलेक्शन का। उसके बाद इनको जरूरत क्या होती है, इनको जरूरत होती है 50 प्रपोजर की, 50 सेकेंडर की, और यहाँ 20 प्रपोजर की और 20 सेकेंडर की। 50 प्रपोजर या 50 सेकेंडर कौन होते हैं? प्रपोजर का मतलब क्या होता है, जो आपके नाम को प्रपोज करे। कि जैसे किसी ने कह दिया कि हाँ पपलू जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है, 50 लोगों ने लिख के ऐसे स्पीकर को बता दिया है कि हमारे हिसाब से पपलू प्रेसिडेंट होना चाहिए, और बाकी 50 लोग क्या कह रहे हैं, हाँ हम भी इसके साथ हैं, हम भी इनके साथ हैं, वो कौन हो गए, वो सेकेंडर है। ठीक है, वो सेकेंडर हो गए। ऐसे ही यहाँ कोई कह दे 20 लोग कि हाँ हमें ये लगता है कि ए नाम का पर्सन वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये 20 लोग बाकी इन 20 का साथ दे रहे हैं कि यस हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर, प्रेसिडेंट के केस में 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर। अब इलेक्शन का फॉर्म भरने से पहले 15,000 रुपए आपको आरबीआई में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी। दोनों ही केस में 15,000 रुपए आरबीआई में सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। अगर आप वैलिड वोट्स का 1/6 वोट भी नहीं प्राप्त कर सके तो आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी, आपको वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। अगर आपने 1/6 से ज्यादा वोट प्राप्त की हैं तो चाहे आप जीते हो चाहे आप हारे हो, आपको आपकी सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी। ठीक है, कौन इलेक्शन करवाता है? इनके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, उनके भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को हैंडल करेगी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट दोनों की इलेक्शंस के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगी, इसको याद रखना। ठीक है, एक बार में दो कोर्स जो है वो हमारे, मतलब 2 टॉपिक्स हमारे हो रहे हैं। चलो, अभी इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब इनके इलेक्शन में हिस्सा कौन कौन लेगा, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। इनके इलेक्शन में हिस्सा कौन कौन लेगा? जो प्रेसिडेंट है, ये सरक नहीं रहा, यस, देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज किस, मतलब कौन किसके इलेक्शन में हिस्सा लेगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखो, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर, विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा राज्यसभा आपको पता है, यहाँ पे भी इलेक्टेड लोग भी होते हैं और नॉमिनेटेड लोग भी होते हैं। यहाँ भी इलेक्टेड लोग भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं, इलेक्टेड लोग भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं। अब जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे वो कौन कौन लेंगे? लोकसभा से केवल इलेक्टेड लोग हिस्सा लेंगे, राज्यसभा से केवल इलेक्टेड लोग हिस्सा लेंगे, विधानसभा से भी केवल इलेक्टेड एमएलए हिस्सा लेंगे। अब अगर हम यूटी की बात करें तो यूटी में दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये 3 यूटी ऐसी हैं जिनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहाँ के भी इलेक्टेड एमएलए जो है वो हिस्सा लेंगे, इलेक्टेड एमएलए हिस्सा लेंगे। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, अगर मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन हिस्सा लेगा? लोकसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों लोग हिस्सा लेंगे, राज्यसभा में भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों लोग हिस्सा लेंगे, विधानसभा का यानी कि एमएलए, कोई भी एमएलए इसमें हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, ना ही कोई यूटी इसके अंदर शामिल होगी। ये सब के सब लोग इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड हैं, कोई भी हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे पढ़ के भी आपको मिल जाएगी ये बातें, ये जानकारी। क्या कहता है ये? प्रेसिडेंट के अंदर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, यहाँ भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर ऑफ लोकसभा, यहाँ इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, यहाँ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर ऑफ राज्यसभा, यहाँ इलेक्टेड एमएलए भी होते हैं, यहाँ नहीं होते। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के एमएलए होते हैं या नहीं होते। यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये इलेक्टोरल कॉलेज की बात थी। अभी प्रेसिडेंट में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है तो हर एमएलए की अकॉर्डिंग टू उनकी पॉपुलेशन वैल्यू होगी वोट की।
एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है, उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, इनटू 1/1000। ये एक एमएलए की वोट है। एक एमपी की वोट की वैल्यू क्या होगी, जितने भी उनके राज्य के अंदर एमएलए हैं उनकी टोटल वोट्स, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए, ये एक एमएलए की वैल्यू है। मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर 100 लोग रहते हैं और वहां पे मान लीजिए 20 लोग इलेक्टेड पोस्ट है उनकी असेंबली के अंदर, ठीक है, तो इंटू 1/1000 ये कितना आ गया आपका 1/2000, यानी 0.000 समथिंग 5 ये आ गया। ये एक एमएलए की वैल्यू है, एक वोट की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे एमपी की निकालोगे तो जितने भी एमएलए हैं उस स्टेट के उनकी सभी वोट्स को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से एक एमपी की वैल्यू आपको बतानी होगी। इसके बाद कोटा क्या होता है मैंने बता दिया, जितनी वैलिड वोट्स हैं डिवाइडेड बाय 2 + 1 ये होता है कोटा। नेक्स्ट आपको क्या समझना है, शपथ कौन दिलवाता है, कैसे दिलवाता है। प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। दोनों की ही शपथ देखो, जो अपना शेड्यूल 3 है उसके अंदर सभी की शपथ के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी शपथ लेगा, लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की शपथ आर्टिकल शेड्यूल 3 के अंदर नहीं लिखी हुई। तो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट की शपथ भी शेड्यूल 3 में नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की शपथ भी शेड्यूल 3 में नहीं है, इनके लिए आर्टिकल्स डिनोटेड है। टेन्योर की बात करें तो दोनों ही जिस दिन अपने ऑफिस में एंट्री लेते हैं, जिस दिन से जीते हैं, इलेक्शन लड़ा है, उस दिन की बात नहीं है, जिस दिन से अपने ऑफिस में एंट्री लेते हैं उससे 5 साल तक इनका टेन्योर रहता है। वैकेंसी कब कब होगी, या तो डेथ हो जाए, या इलनेस है, इनकैपेसिटी है, काम करने में इनेबल है, या प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे दे, या वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे दें। बात याद रखना, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। तो रेजिग्नेशन ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ये प्रेसिडेंट को देते हैं। इनका इम्पीचमेंट कर दिया गया हो, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है, या फिर इनका रिमूवल कर दिया गया हो, इन केसेस के अंदर इनकी जो सीट है वो वेकेंट होगी। प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट है तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट उनके पद को संभालेंगे, बट मैक्सिमम फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ के अंदर अंदर नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी इनेबल है अपना काम परफॉर्म करने में तो उनकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उस चेयर को संभालेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट वेकेंट है तो जो डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, चेयरमैन है राज्यसभा के, अगर वाइस प्रेसिडेंट अपना काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा की चेयर पे बैठ जाएंगे। अगर डिप्यूटी चेयरमैन भी इनेबल है तो एक पैनल बना होता है 10 मेंबर्स का राज्यसभा में, उस पैनल में से किसी एक को प्रेसिडेंट ये कह देंगे कि तुम अभी चेयरमैन बन जाओ राज्यसभा के, ठीक है। तो दोनों को याद रखोगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है, अब जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट के 5 साल पूरे हो गए हैं, प्रेसिडेंट के 5 साल पूरे हो गए हैं, नया प्रेसिडेंट हमने इलेक्ट कर भी लिया है, नया प्रेसिडेंट इलेक्ट कर भी लिया है, लेकिन अभी वो नया प्रेसिडेंट ने ऑफिस को ज्वाइन नहीं किया है। तो जब तक नया प्रेसिडेंट ऑफिस को ज्वाइन नहीं करेगा, अपना वक्त पूरा होने के बाद भी पुराना ही प्रेसिडेंट कंटिन्यू रहेगा, उसको कहेंगे हम इंटररेग्नम प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट का टर्म 2 महीने पहले ही खत्म होने के 2 महीने पहले ही, प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होने के 2 महीने पहले ही नए इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, ठीक है, नए इलेक्शन करवा दिए जाते हैं। इम्पीचमेंट और रिमूवल की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के लिए शब्द यूज करते हैं इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61 के अंदर ये दिया हुआ है, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए शब्द होता है रिमूवल। राज्यसभा के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की आपको जरूरत पड़ेगी। अब मेजॉरिटी एब्सोल्यूट क्या थी ये मैंने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में बताया है। राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलते ही वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। 14 दिन का उनको एडवांस नोटिस मिल जाएगा कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कार्यवाही चल रही है, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। ऐसे ही 14 दिन का एडवांस नोटिस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा कि आपकी इम्पीचमेंट की प्रोसीजर अभी शुरू कर रहे हैं, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो।
प्रोसीजर क्या है इनके इम्पीचमेंट का, अब इसको समझिए। प्रोसीजर क्या है उसको समझिए। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस के अंदर मोशन ला सकते हो। मान लीजिए लोकसभा के अंदर ये मोशन शुरू हो रहा है, तो लोकसभा के जो 100 मेंबर्स हैं वो इन रिटर्न 100 मेंबर्स इन रिटर्न स्पीकर को कहेंगे कि भाई हमको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है कि भाई ये प्रेसिडेंट हटने चाहिए, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। ठीक है, अब ये स्पीकर क्या करेंगे, एक कमेटी बिठाएंगे, 3 मेंबर्स की एक कमेटी बैठेगी। वो कमेटी जांच करेगी, स्क्रूटिनाइज करेगी कि जो भी इल्जाम लगे हैं वो सही है या नहीं है। अब क्या होगा, अब वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में 2/3 वोट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जितनी भी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, जैसे 545, जो टोटल स्ट्रेंथ जितनी वोट अगर मिल जाती है तो लोकसभा से ये मैटर पास हो गया। अब ये मैटर जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा के अंदर भी क्या होगा, राज्यसभा के अंदर भी एक स्क्रूटिनी के लिए जांच बैठेगी। जांच के बाद मैटर वोटिंग के लिए छोड़ा जाएगा। अगर राज्यसभा में भी 2/3 वोट टोटल स्ट्रेंथ की मिल गई है तो वो जो प्रेसिडेंट है वो इम्पीच हो जाएंगे। ठीक है, यानी लोकसभा से भी 2/3 वोट की जरूरत है और राज्यसभा से भी 2/3 वोट की जरूरत है। और अगर ये मैटर राज्यसभा से शुरू होता तो राज्यसभा के 50 लोग चेयरमैन के पास जाएंगे और ये लिखित में कहेंगे कि हमको प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना है। लोकसभा से शुरू हो रहा है तो 100 लोग, राज्यसभा से शुरू हो रहा है तो 50% जो है राज्यसभा के वो लिखित में देंगे। और जिस भी हाउस से शुरू हो रहा है उसके 1/4 मेंबर्स सिग्नेचर करके, अपने साइन करके प्रेसिडेंट को एडवांस नोटिस देंगे। अपना लिखित वाला जो मटेरियल है वो प्रेसिडेंट स्पीकर को दे देंगे और वो स्पीकर या चेयरमैन जो भी होगा वो प्रेसिडेंट को ये बताएंगे कि 14 डे का एडवांस नोटिस देंगे कि आपको जो है इस तरीके से इम्पीच करने का प्रोसीजर चला रहे हैं, आपको अपने डिफेंड में कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता है। किसी भी हाउस में ये मैटर जो है वो शुरू हो सकता है। ठीक है, यहाँ बताया हुआ है, सारी बात आप देख सकते हैं। प्रेसिडेंट को जब इम्पीच करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर उन्होंने वायलेट किया है तो ही ये काम होगा। और आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कहता है कि आपको 14 डेज का, एटलीस्ट 14 डेज का रिटर्न नोटिस उनको देना है। 1/4 मेंबर ऑफ एनी हाउस, रिजोल्यूशन के लिए 1/4 मेंबर ऑफ एनी हाउस उनको रिटर्न में ये नोटिस भेजेंगे। फिर एक हाउस से 2/3 वोट जब मिल जाएगी तो मैटर सेकंड हाउस में जाएगा। वहां पे एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बैठेगी। अगर उस टीम ने यस कह दिया जांच के अंदर कि हाँ सच में ये मतलब मुजरिम है, दोषी है, तो वोटिंग होगी। 2/3 वोट्स मिलते ही सेकंड हाउस से वो बंदा जो है वो इम्पीच हो जाएंगे। ठीक है, अब रीअपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति केवल 2 ही बार रीअपॉइंट हो सकता है। मतलब 4-4 साल का उनका टाइम पीरियड होता है। एक व्यक्ति 8 साल तक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कितने भी बार रीअपॉइंट हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इतनी बातें हमने की। जो पावर की बातें हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए है। क्या कहता है ये, कहते हैं इनमें से क्या जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल या चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, आपको बताना है कि कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है इनमें से कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी, ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। आपको बताना है कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया।